फ्रांस की क्रांति के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति ने यूरोप और पूरे विश्व को प्रभावित किया था। यह एक युगांतरकारी घटना थी। रूस की क्रांति 1917 की क्रांति के अतिरिक्त अन्य क्रांतियों के प्रभाव इतने दूरगामी नहीं थे। कहने का अर्थ यह कि रूस की क्रांति ही इसके समकक्ष ठहरती है प्रभाव के मामले में, अन्यथा अन्य क्रांतियों के इतने व्यापक प्रभाव नहीं हुए थे। यद्यपि इस क्रांति में भीषण रक्तपात हुआ, आतंक का राज्य कायम हुआ, दीर्घकालिक युद्ध लड़े गए, पूरे यूरोप ने एक तरह से फ्रांस को घेर लिया, उस पर आक्रमण किए, इसलिए दीर्घकालिक युद्ध लड़े गए। नेपोलियन ने अंततः निरंकुश शासन स्थापित किया, परंतु विस्तारपूर्वक विचार करने पर, गंभीरतापूर्वक विचार करने पर फ्रांस का इतिहास पूरे यूरोप का इतिहास हो जाता है और पूरे विश्व पर इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत की प्रस्थापना, इन सिद्धांतों की प्रस्थापना इस क्रांति ने की। प्राचीन या मध्यकालीन जो व्यवस्था थी फ्रांस में, वह ध्वस्त हो गई। उसके स्थान पर नूतन व्यवस्था फ्रांस में स्थापित हुई। सामंतवाद का पतन हो गया, राजतंत्र की जो व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई। इस तरह से बड़े व्यापक परिवर्तन हुए, न केवल फ्रांस में, फिर उसका प्रभाव यूरोप में और विश्व पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा था। क्रोपटकिन ने लिखा है, महान क्रांति ने वर्तमान की समस्त विचारधाराओं, साम्यवाद, आतंकवाद व समाजवाद के मूल स्रोत के रूप में कार्य किया। ये मानते हैं कि जो मूल विचारधाराएं इस समय निकली, उसके मूल में यह क्रांति थी। स्टीवर्ट ने लिखा, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम इतने दूरगामी हैं कि उनका सामान्य मूल्यांकन करने पर ही यह फ्रांस का इतिहास पूरे यूरोप का इतिहास बन जाता है या परिवर्तित हो जाता है। पहला प्रभाव था निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, मुख्य रूप से फ्रांस पर, और उसका प्रभाव विश्व पर भी पड़ा था। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई। राजत्व के दैवी अधिकार के खिलाफ अधिकांश विद्वानों ने लिखा या बोला। राजत्व के दैवी अधिकार का सिद्धांत ही निरंकुशता का मूल आधार था। उसका जमकर विरोध किया गया और उसका अंत हुआ। गणतंत्र की स्थापना का इनका लक्ष्य था। लुई 16वां और मेरी अंत्यावायनित को मृत्युदंड दिया गया और राजतंत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई फ्रांस में और उससे प्रेरणा यूरोप और पूरे विश्व ने लिया। दूसरा था सामंतवाद का पतन। यह एक घृणित व्यवस्था थी, विशेषाधिकार युक्त व्यवस्था थी। वारसाय के महल और वारसाय के नगर में ये रहा करते थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, कर उगाही करते थे, सेना इनके पास होती थी, बेगार लेने का अधिकार था, सारे विशेषाधिकार, सड़कों पुलों का उपयोग करने का, पालकी में चलने का, किसानों की फसल नष्ट कर देने का शिकार करते हुए ये भी अधिकार था, 2 दिन बेगार लेने का अधिकार था। सामंतवादी व्यवस्था बहुत बुरी व्यवस्था थी और आपस में सामंत एक दूसरे से संघर्ष करते थे, अराजकता अशांति के कारक थे, उन पर कोई कर नहीं लगता था और वह विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। इस व्यवस्था का पतन हुआ, सामंतवादी व्यवस्था ध्वस्त हुई और नवीन व्यवस्था स्थापित हुई। ये बड़ा प्रभाव था। तीसरा था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। चर्च में बहुत सारे दोष थे। धर्म सुधार आंदोलन, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन इसी कारण चले थे। धर्म में व्याप्त दोष का निराकरण यहाँ पर किया गया। सभी को समान हक दिया गया। चर्च का एकाधिकार नहीं रहा। सामान्य तौर पर यह परंपरा रही थी कि जो भी राजा रहेगा, वह राजा जिस धर्म को मानता हो उसी धर्म को वह पूरे देश को मनवाना चाहता था, किंतु अब ऐसा नहीं रहा। धार्मिक अत्याचार समाप्त हो गए, मृत्युदंड तक सजा दी जाने लगी थी। ऐसे कोर्ट जस्टिशियल कमीशन के नाम से बनते थे, उनमें दंड दिया जाता था। यहाँ पर कैथोलिक संप्रदाय को मान्यता थी, ज़्यादातर राजा कैथोलिक संप्रदाय को मानने वाले थे, धर्म को मानने वाले थे, इसलिए भीषण अत्याचार प्रोटेस्टेंट लोगों पर हो रहे थे। अब
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना हुई। तो ये बड़ा परिवर्तन था। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो ज़मीनें थीं, जो बच गई थी चर्च के पास, उसको सरकार ने ले लिया। यद्यपि किसानों ने भी बहुत सारी संपत्ति उनकी छीन ली थी, ज़मीनों पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ण बहुत कुछ था इनके पास, नकद राशि थी, वो सब जब्त कर ली गई। इस प्रकार से चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया। चर्च के पास अब अपनी कोई संपत्ति नहीं रही, या उसके संचालन के लिए जो कुछ सरकार दे वही उनके पास थी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इनको जो पादरी थे उनको वेतन दिया जाने लगा। तो इस तरह से चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये बड़ा परिवर्तन था। चर्च पर राष्ट्रीय नियंत्रण, अब तक पोप का नियंत्रण इस पर होता था, रोम का। अलग व्यवस्था थी धर्म की। पोप के अधिकार अब सीमित किए गए, भ्रष्टाचार समाप्त किया गया, और चर्च पर उसके नियमन, उसका नियमन जो होगा, नियंत्रण जो होगा, वह राज्य के द्वारा फ्रांस में कायम हुआ। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हुई। अब वो सीधा पोप के द्वारा संचालित या विदेशी शक्तियों द्वारा संचालित न होकर राष्ट्र की शक्ति या राजा या शासन के द्वारा नियंत्रित होने लगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की व्यावहारिक स्थापना हुई। ये तो सिद्धांत थे। स्वतंत्रता, सबको आज़ादी दी गई, व्यक्तिगत आज़ादी, जीवन की स्वतंत्रता और सारे मूल अधिकार इनको दिए गए। कानूनी रूप से सबको समान घोषित किया गया, और समानता, बंधुत्व की स्थापना यहाँ पर हुई फ्रांस में। इसका व्यवहारिक उदाहरण हमको देखने को मिलता है। मानव अधिकारों को मान्यता दी गई, जो मूल अधिकार होते हैं मनुष्य होने के नाते, जो उसके जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं, जीवन जीने का अधिकार या व्यवसाय चुनने का अधिकार, अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार सभी को होगा, विचार स्वातंत्र्य का अधिकार होगा, ये सभी मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो मानव अधिकारों को इस क्रांति के द्वारा मान्यता दी गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया, उसकी स्थापना की गई। जीवन जीने का अधिकार, विचार स्वातंत्र्य, व्यवसाय का, अध्ययन का, क्या धर्म वह चुनना चाहता है, कहाँ वह रहना चाहता है, ये सारे अधिकार उसको दिए गए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता और इसको लागू भी किया गया। समाचार पत्रों को स्वातंत्र्य प्रदान किया गया। विचार अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक था। समाचार पत्र माना जाता है लोकतंत्र का एक स्तंभ, माना जाता है स्वतंत्र, वह सरकार की भी आलोचना कर सकता है। इस तरह का अधिकार यहाँ पर दिया गया। तो समाचार पत्रों को स्वाधीनता दी गई। राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रोत्साहित हुई। राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करने में न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में और उसके साथ पूरे विश्व में राष्ट्रीयता की भावना इस काल में तीव्रता से विकसित हुई। उसके पीछे फ्रांस की क्रांति जिम्मेदार थी। एक देश, एक राष्ट्र की सोच, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय चर्च, राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वह देश प्रेम की भावना होती है। अपने देश की मिट्टी से प्रेम, अपने देश के पानी से प्रेम, अपने देश की संस्कृति से, भाषा से लगाव, और अपने देश के लोगों, अपनी परंपरा के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है। वह फ्रांस में प्रोत्साहित हुई और उसका अनुकरण यूरोप के अन्य देशों ने और बाद में पूरे विश्व ने करना शुरू किया। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। क्रांति के पूर्व बड़ी दयनीय आर्थिक स्थिति थी। लुई 16वें के काल में ऋण ले लेकर शासन चल रहा था। नो बजट, नो प्लानिंग की स्थिति थी। कोई योजना नहीं बनाई जाती थी। जितनी आवश्यकता हो उतना ऋण प्राप्त किया जा रहा था। लुई 16वें ने बार बार प्रयास किया किंतु वह सफल नहीं हुआ। कई अर्थ मंत्रियों को उसने बदला, लेकिन सभी की निगाह अंत में उसी बात पर जाती थी कि जिनके पास अधिक आय है वो सामंत वर्ग और चर्च वर्ग था। उस पर कर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजा में इतना सामर्थ्य, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इसको एक कानून का रूप दे सके। उनके भय से ही तो वह शासन कर रहा था। इस कारण से स्थिति में सुधार नहीं हुई। लेकिन अब आर्थिक स्थिति में सुधार हो गई। सामंतवादी व्यवस्था ही समाप्त हो गई, चर्च की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। व्यापार, कृषि और उद्योग की ओर ध्यान दिया गया। क्रांति के काल से ही आर्थिक नीति बनानी शुरू कर दी गई और तीव्रतापूर्वक आर्थिक विकास हमको देखने को मिलता है। ये भी इसका परिणाम हुआ। कानूनी समानता की स्थापना
विधि या संविधान में सभी समान होंगे, कानून सर्वोच्च होगा, सभी पर लागू होगा, चाहे वह उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी हो, राजवंश का हो, चाहे वह मंत्री हो या सामंत वर्ग का हो, चाहे वह चर्च का हो। अलग अलग नियम नहीं होंगे, कानूनी रूप से सभी समान होंगे, सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा, ये नियम यहाँ पर दिया गया। दीर्घकालिक युद्ध शुरू हुए। जैसे ही फ्रांस में क्रांति होती है, आस पड़ोस के जितने देश हैं उस पर टूट पड़ते हैं। सभी को यह खतरा हो जाता है, क्योंकि सभी देशों में राजतंत्र था और राजाओं को सीधा खतरा दिख रहा था कि एक देश के राजा को पद से हटा दिया गया, अपमानित हुआ राजा, और उसको मृत्युदंड दिया गया। न केवल राजा को, उसके समर्थकों को, बल्कि रानी को भी मृत्युदंड दिया गया। इससे सभी राजतंत्र जितने थे यूरोप में हिल गए। सभी को लगा कि ऐसे ही आंदोलन हमारे देश में कहीं ना हो, इसलिए इस क्रांति को समाप्त करने के लिए एक संघ बन गया, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा, हॉलैंड, इंग्लैंड भी शामिल हुआ, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, सब ने एक संयुक्त गुट तैयार कर लिया और चारों ओर से फ्रांस को घेर लिया। आक्रमण बड़ा तीव्र रहा, पेरिस के पास तक ही पहुंच गए। ऐसा लगा कि फ्रांस की पूरी क्रांति, उसका प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कन्वेंशन शासन इस समय स्थापित था फ्रांस में, उसने संघर्ष किया, युद्ध मंत्री कार्नों को बनाया गया और पूरी शक्ति से क्रांतिकारियों ने मिलकर संघर्ष किया और उसमें अंततः सफल हुए। इतने सारे देशों के संघ को पराजित कर देना क्रांति की सफलता मानी जाती है। तो दीर्घकालिक युद्ध लड़े गए और न केवल युद्ध बल्कि उसमें विजय प्राप्त की गई। अगला था आतंक का राज्य। जब इस तरह के आक्रमण शुरू हो गए, तब फ्रांसीसी सरकार ने, कन्वेंशन शासन था उस समय, उन्होंने देखा कि अब की परिस्थिति में न केवल बाहर से आक्रमण हो रहा है, बल्कि देश के भीतर भी हमारी क्रांति के शत्रु बैठे हुए हैं। इस कारण से जून 1793 से जुलाई 1794 तक आतंक का राज्य कायम किया गया। यह आवश्यक था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए जो विद्रोही दल थे, नेता थे, धर्माधिकारी थे, उनको कठोर दंड दिया गया, सीधे मृत्युदंड दिया गया, कोर्ट स्थापित किए गए और जिसने भी क्रांतिकारी सरकार का विरोध किया, कन्वेंशन का विरोध किया या क्रांति का विरोध किया, उनको सबको मृत्युदंड देना शुरू किया गया। बड़ी संख्या में मृत्युदंड दिए गए। बाह्य शत्रुओं से निपटने के लिए भी आवश्यक था कि आंतरिक विद्रोह को पहले दबाया जाए और पूरी शक्ति से युद्ध किया जाए। कार्नों को युद्ध मंत्री बनाया गया और क्रांतिकारी सेना का संगठन किया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम लागू किया गया। नौजवानों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। आधुनिक अस्त्र शस्त्र की तैयारी की गई, प्रशिक्षण दिया गया और तीव्र आक्रमण किया। और अंततः हुआ यही, उसका प्रभाव यह हुआ कि ये विजयी हुए। इतने सारे देशों ने मिलकर भी फ्रांस को परास्त वो नहीं कर पाए। अंततः फ्रांस विजयी हुआ और अपनी क्रांति की रक्षा करने में सफल हुआ। तो आतंक राज्य की उपयोगिता उस समय के लिए थी। कुछ समय के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। हजारों की संख्या में, बल्कि कहें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, दंडित किए गए थे, किंतु विद्रोह दबा दिया गया और क्रांति सफल हुई। उदार जनतंत्र की स्थापना हुई। संविधान का निर्माण किया गया 1791 में, फिर 1793 में दूसरा, फिर 1795 में और बाद में नेपोलियन ने भी इसमें परिवर्तन किया था, संविधान का निर्माण कराया था। मुख्यतः मध्यम वर्ग को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी। उदार जनतंत्र की स्थापना हुई। संविधान के निर्माण के साथ जनता के बातों को महत्व दिया गया। राजतंत्र की समाप्ति हुई और गणतंत्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर क्रांतिकारियों के द्वारा प्रयास किए गए। तो उदार जनतंत्र की स्थापना हुई। यद्यपि यह तानाशाही व्यवस्था में नेपोलियन के बाद में परिवर्तित हो गई थी, किंतु फिर भी जनता को उसने महत्व प्रदान किया था। तानाशाही जरूर कायम की थी, किंतु मुख्य अधिकार जनता के पास रहे थे। अगला था क्रांति के परिणामों में नेपोलियन का उद्भव। नेपोलियन स्वयं को क्रांति पुत्र कहा करता था स्वयं को। यद्यपि उसने अधिनायकवाद की स्थापना की, परंतु क्रांति के सिद्धांतों का, उसने मुख्य सिद्धांतों का, ज़्यादातर सिद्धांतों का पालन किया और व्यापक सुधार किए। जनता के मांगों के अनुरूप, जनतंत्र के अनुरूप व्यापक सुधार नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो नेपोलियन का उद्भव भी इसका परिणाम था। अगला प्रभाव था शिक्षा में सुधार।
नई शिक्षा नीति लागू की गई। चर्च से मुक्त, पहले शिक्षा चर्च से संबंधित रही थी, अब उससे पृथक किया गया। पृथक व्यवस्था, पूरी व्यवस्था विशेषकर नेपोलियन के काल में स्थापित की गई। पूर्व से ही प्रारंभ हो गई थी। व्यापक सुधार नेपोलियन ने प्रथम काउंसिल के रूप में किया। तो आधुनिक शिक्षा की नींव फ्रांस में रखी गई। समाजवाद का विकास हुआ। फ्रांस में जैकोबिन दल पहला, विश्व का प्रथम समाजवादी दल था। जैकोबिन दल की स्थापना हुई थी। इसने आर्थिक समानता की मांग की थी। रॉब्सपियर नाम के समाजवादी नेता हुए। पेरिस कम्यून की इन्होंने स्थापना की। बाद में बाबूफ नाम का नेता हुआ समाजवादी, उसने क्रांति की योजना बनाई, समाजवादी क्रांति की योजना बनाई, लेकिन वह षड्यंत्र करता हुआ पकड़ा गया और उसको मृत्युदंड दे दिया गया। किंतु फ्रांस में समाजवाद का विकास हुआ, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी दल का गठन हुआ। इस प्रकार से समाजवादी दल और समाजवाद का विकास फ्रांस में होता है। अगला था जन आंदोलन की नीति का श्री गणेश। शासन से अगर विरोध हो तो जन आंदोलन की नीति फ्रांस के लिए एक सामान्य बात बन गई। क्रांतिकारियों ने ये परंपरा की शुरुआत की। बास्तील के किले का पतन इसी जन आंदोलन के कारण हुआ, पेरिस की भीड़ के द्वारा हुआ। कम्यून सरकार की स्थापना की गई पेरिस में। नेशनल गार्ड का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया। जैकोबिन क्लब स्थापित किए गए, कोर्डोलियर क्लब स्थापित किए गए। इस तरह से जन आंदोलन की परंपरा फ्रांस में स्थापित की गई। विशेषकर राजधानी पेरिस और उसके आसपास इस तरह के क्लब, नेशनल गार्ड, कम्यून, इनका ज़्यादा प्रभाव था और राजधानी की जनता अत्यधिक जागरूक थी और वह किसी भी गलत बात का विरोध करने को तत्पर थी। इस परंपरा की शुरुआत हुई और इसका प्रभाव विश्व के अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर यूरोप में पड़ा। राज्य का जन कल्याणकारी स्वरूप स्थापित हुआ। जन कल्याण करना इन्होंने अपना लक्ष्य रखा। मूल्य पर नियंत्रण किया गया। आपूर्ति की, सामानों की आपूर्ति की व्यवस्था की गई। मुद्रा नीति अपनाई गई, नियंत्रण किया गया। व्यापार पर नियंत्रण किया गया। शिक्षा की योजना तैयार की गई। चर्च से जो कष्ट जनता को था वो दूर किया गया, उस पर अलग व्यवस्था स्थापित की गई। दास प्रथा को समाप्त किया गया। इस तरह से जनता की जो मांगें थी, उन मांगों को लेकर अधिक से अधिक जन कल्याणकारी कार्य करने इन्होंने शुरू किए और फिर इसका अनुसरण यूरोप और अन्य क्षेत्रों में हुआ। ये इसके प्रमुख प्रभाव थे। अब हम देखेंगे कि व्यवहारिक रूप में यूरोप के देशों पर या विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा था। पहला देख लेते हैं इंग्लैंड पर। जब क्रांति की सूचना इंग्लैंड पहुंची तो विशेषकर जो साहित्यकार थे, कॉलरिज, सूथ, बर्न्स, शैले, बायरन, वर्ड्सवर्थ, इन सब ने समर्थन किया। प्रारंभ में स्वागत हुआ। जेम्स फॉक ने, टॉमस पेन ने राइट ऑफ द मैन लिखा। जेम्स मैकिन्टोश ने विंडीज़ गैली नाम की रचना की और समर्थन किया, स्वागत किया। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, इस युग में रहना भाग्यशाली है और युवकों के लिए तो स्वर्ग के समान है। इस तरह से प्रारंभ में स्वागत किया गया। बाद में जब अराजकता देखने को मिली तो विरोध भी हुआ। रक्त रंजित जब क्रांति हो गई तब विरोध करना शुरू किया गया। बर्क ने विरोध किया। रिलैक्सेशन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम का ग्रंथ लिखकर, एन अपील फ्रॉम द न्यू टू द ओल्ड विक्स, ये उसने रचनाएं की। कुलीन तंत्र जो था उससे जो छीना झपटी हुई, संपत्ति छीनी गई, चर्च से संपत्ति छीनी गई, उसका विरोध किया गया। इस तरह से साहित्यकारों ने प्रारंभ में स्वागत किया, बाद में रक्त रंजित क्रांति हो जाने के कारण उसका विरोध किया। इंग्लैंड में आर्थिक संकट आ गया। युद्ध में इंग्लैंड सम्मिलित हुआ था। मुद्रा का मूल्य गिर गया, कीमतों में वृद्धि हुई, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। इस तरह से क्रांति का प्रभाव ब्रिटेन में पड़ा कि आर्थिक संकट, खाद्यान्न संकट, कीमतों में वृद्धि, मुद्रा का मूल्य गिर जाना, अवमूल्यन होना, ये स्थिति निर्मित हुई। उद्योगों के माल के खपत की समस्या थी, बाजार की समस्या थी युद्ध के कारण, क्रांति के कारण। फ्रांस में भी माल निर्यात होता था, उसके आसपास में अशांति के कारण ये स्थितियां खड़ी हुई। स्वाधीनता की भावना का प्रभाव भी पड़ा। जनता ने यहाँ भी मांग शुरू कर दी, सरकार दबाव में रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए दमनकारी कानून भी बनाए गए यहाँ पर, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ छुटपुट यहाँ भी शुरू हुई, उसके दमन का कार्य इंग्लैंड में शुरू हुआ।
तो ये इंग्लैंड में प्रभाव था। आयरलैंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड से मुक्ति के प्रयास आयरलैंड ने शुरू किए। यूनाइटेड आयरिश मेन दल का गठन किया गया फिट्जजेराल्ड के द्वारा। वुल्फटोन दोनों ने मिलकर ये दल बनाया था स्वाधीनता के लिए। कैथोलिक लोग धार्मिक स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट संसदीय सुधार की मांग करने लगे। विद्रोह शुरू हुआ 1796 से लेकर 98 तक। दमन किया गया इंग्लैंड के द्वारा कठोरतापूर्वक और मजबूर होकर यूनियन एक्ट सन 1800 में आयरलैंड और इंग्लैंड के एकीकरण का यूनियन एक्ट कहलाता है, ये पारित किया गया। इस तरह से यहाँ स्वाधीनता की भावना आई थी और इंग्लैंड और आयरलैंड के संबंधों में फ़र्क पड़ा और 1800 में आयरलैंड इंग्लैंड के संसद को एक किया गया, यूनियन एक्ट पारित किया गया। इटली पर भी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता की भावना का जन्म हुआ। नेपोलियन ने यहाँ पर अभियान किया था और ट्रांसपोर्टन गणतंत्र उसने स्थापित कर दिया था यहाँ के राज्यों को मिलाकर। इसलिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से क्रांति की जो मूल भावना थी उससे सीधा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। सामंतवाद और चर्च का यहाँ पर विरोध शुरू हुआ। नेपोलियन ने जो सुधार किए कानून, राजस्व और शिक्षा के क्षेत्र में गणतंत्र स्थापित कर, उसका सीधा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। किंतु वियना कांग्रेस नेपोलियन के पतन के बाद प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ यहाँ पर हावी हो गईं, किंतु इसका विरोध इटली में शुरू हुआ। कार्बोनरी दल का गठन हुआ यहाँ पर और क्रांतिकारी गुप्त दल था, इसने काम शुरू किया और एकीकरण की ओर इन्होंने चरण बढ़ाए, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से और नेपोलियन से प्रेरणा प्राप्त कर इन्होंने एकीकरण का प्रयास किया। अंततः एकीकरण में ये सफल रहे शत्रुओं को पराजित करके। तो स्वतंत्रता की भावना और एकीकरण की भावना लाने में फ्रांस की क्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार जर्मनी में प्रभाव पड़ा। जर्मनी जो राज्य था वह ढीला ढाला संघ था 300 छोटे राज्यों का। नेपोलियन ने इन क्षेत्रों को जीता और यहाँ पर 39 राज्यों को मिलाकर राइन संघ उसने गठित किया। इससे जर्मनी एकीकरण के लिए प्रेरित हुआ। रोमन साम्राज्य का नेपोलियन ने खंडन किया। इस बात को जर्मन लोगों ने स्वीकार किया। राइन संघ से प्रेरणा प्राप्त करके एकीकरण के प्रयास इन्होंने शुरू कर दिए, क्योंकि इसने 300 राज्यों को 39 राज्यों का संघ बना दिया था। उनमें एकीकरण की भावना, राष्ट्रीयता की भावना आ गई और इसी राष्ट्रीयता की भावना और नेपोलियन की प्रेरणा ने जर्मनी में बीज का कार्य किया। बीज विचार के रूप में इन्होंने शुरुआत की और बिस्मार्क ने अंततः एकीकरण कर जर्मनी को एक किया। तो उसकी प्रेरणा का कार्य फ्रांस की क्रांति या नेपोलियन से प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में इन्होंने स्वागत किया, हिंसा होने पर विरोध किया। फ्रांस ने जब इनसे मदद मांगी तो ये तटस्थ रहे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। दास प्रथा के उन्मूलन की प्रेरणा भी फ्रांसीसी क्रांति से इनको प्राप्त हुई। आगे चलकर गृह युद्ध होता है और इस गृह युद्ध के बाद दास प्रथा की यहाँ पर समाप्ति होती है। दक्षिण अमेरिका के जो उपनिवेश थे वो भी प्रभावित हुए। स्पेन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। वेनेजुएला, मेक्सिको, चिली, अर्जेंटीना, चेक, पैराग्वे, पनामा, इक्वेडोर, इन सभी स्थानों पर और पेरू में स्पेन के विरोध में आंदोलन शुरू हुए। ब्राज़ील में भी आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर पुर्तगाली सत्ता कायम थी। 1825 में आज़ाद हुआ। दक्षिण अमेरिकी देशों में भी आज़ादी का आंदोलन चला। बाल्कन राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तुर्की की अधीनता में यूनान, सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बल्गारिया, ये सभी ईसाई राज्य थे, तुर्की के अधिकार में थे। यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए। विशेषकर यूनान में फिल्के हितेरिया नाम का संगठन बना। फ्रेंच क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करके गुप्त संगठन था। आज़ादी का प्रयास किया और अंततः आज़ादी को प्राप्त किया यूनान में। विद्रोह प्रारंभ हुआ, सशस्त्र संघर्ष हुआ और फ्रांसीसी प्रेरणा से अंततः ये आज़ादी को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यूरोप के जो देश थे उन देशों में और मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में, इसके अलावा विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि फ्रांस में क्रांति से पूर्ण परिवर्तन कायम हुआ। राजतंत्र से लेकर राज्य की व्यवस्था, चर्च की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सभी में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ, जिसकी हमने चर्चा की। यूरोप में यूनान की आज़ादी, इटली और जर्मनी का एकीकरण, इंग्लैंड का सुधार जो शुरू हुआ था 1832 में,
वो भी इसी का परिणाम माना जाता है। 1830-1848 में जो यूरोप में क्रांति का वर्ष कहलाता है, उसका नेतृत्व भी फ्रांस ने ही किया। दक्षिण अमेरिका, आयरलैंड, इन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, तो यूरोप व्यापक रूप से प्रभावित रहा और पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीयता और समाजवाद की जो भावना थी, जो कार्य यहाँ पर हुए, उससे पूरे विश्व ने प्रेरणा प्राप्त की। अंत में हेजन का कथन, यूरोप की इस पुरातन व्यवस्था को फ्रांस में घुमड़ रहे तूफान ने ऐसा धक्का दिया कि वह गिरकर चकनाचूर हो गई। वास्तविकता तो यह थी कि वह पहले से ही खोखली थी। इस तरह से फ्रांस की क्रांति का न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीयता और समाजवादी विचारधारा के रूप में पूरे विश्व को फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित किया।